हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विद विनोद गढ़वाल। राजनीति विज्ञान के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ प्रसन्न होकर अपनी परीक्षा की तैयारी निरंतर नियमित रूप से कर रहे होंगे। कक्षा 11 राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक उत्तरमाला का यह मेरा 13वां वीडियो है। आप सभी से गुजारिश है कि इसे ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपने 2 अंक पक्के करें। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम एक विशेष सीरीज चला रहे हैं जिसके अंतर्गत लोक शिक्षण संचालय द्वारा वार्षिक परीक्षा 2021 हेतु जो राजनीति विज्ञान विषय की प्रश्न बैंक दी गई है, जिसमें से बताया जा रहा है कि वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र इसी में से तैयार किया जाएगा, तो इसे हम हल कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट भी उपलब्ध कराई गई है जिसमें यह बता दिया गया है कि किस अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस अध्याय के लिए कितने अंक आवंटित किए गए हैं। उसी प्रकार से लोक शिक्षण संचालय ने भी प्रश्न बैंक तैयार की है। तो लगातार प्रश्न बैंक हल मेरे द्वारा कराई जा रही है ताकि आप 11वीं में राजनीति विज्ञान के विषय में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको 100% अंक राजनीति विज्ञान विषय में मिले। इस सीरीज को आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिस हेतु आप सभी बधाई के पात्र हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले इस सीरीज के 11वें वीडियो में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया है और उनके माध्यम से हमने हमारे 25 अंक पक्के कर लिए हैं। परीक्षा 24 अप्रैल को होगी, रिजल्ट कभी भी आएगा, मगर हमारे अंक हमने अपने हाथों में रख लिए हैं। कल से हमने लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करना प्रारंभ किया है, जो कि 2 नंबर के आएंगे। तो कल हमने अध्याय 3 चुनाव एवं प्रतिनिधित्व के लघुत्तरीय प्रश्नों को हल किया था। आज इस वीडियो में हम अध्याय 4 कार्यपालिका के लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपके 27 अंक आपने अच्छे से अपने हाथों में पकड़ लिए होंगे, बशर्ते आपने मेरे सारे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है, नहीं सुना है, नहीं नोट किया है, तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे द्वारा तैयार किए गए सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक कॉपी में नोट करें, याद करें और परीक्षा की भरपूर तैयारी करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इसी समय मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। आरटी पाटीदार जी ने कहा था कि सर आपने अध्याय 1 और 2 के वीडियो नहीं बनाए हैं, तो बेटा मैंने वीडियो बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं अध्याय 4, जो हमारी पहली पुस्तक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसका अध्याय 4 है कार्यपालिका। ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि इस अध्याय से कुल मिलाकर 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 2 अंक का और एक प्रश्न 4 अंक का। तो इसी 2 अंक को पक्का करने के लिए आज हम यह वीडियो अंत तक देखेंगे। मेरा आपसे ऐसा निवेदन है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न बैंक में सही विकल्प चुनिए भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है। मैं इसे भी हाथों हाथ हल करा देता हूं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जब सीरीज हमने चलाई थी तब उसमें इसे शामिल नहीं किया था, क्योंकि इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाना है। फिर भी आपकी प्रश्न बैंक में दिया है, कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि हल कराइए, तो मैं आपको आज इस अध्याय के साथ में इनको हल कराता हूं। तो चलिए अध्याय 4 कार्यपालिका, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। कुछ विकल्प दिए हैं जिनके आपको सही उत्तर लिखना है। प्रत्येक कथन के नीचे 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, आपको वह बताना है कौन सा सही है। तो बिना किसी परेशानी के मैं आपको जो सही उत्तर है वही बताता हूं, आप उसे ही याद करें। यदि परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो आप उसका सही सही उत्तर दे सके। तो पहला है संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति किसमें निहित है। संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति किसमें निहित है? इसका सही उत्तर है चौथा, राष्ट्रपति।
संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। हालांकि राष्ट्रपति जो है भारत का वो नाम मात्र का रहता है, लेकिन वास्तविक जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद करता है, लेकिन जो शक्तियों का समावेश है वो राष्ट्रपति में ही किया गया है। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, 5 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। चौथा, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव क्या कहलाता है? तो इसका भी सही उत्तर है नंबर 2, स्वतंत्रता। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता कहलाता है। पांचवा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूं आप सभी जानते हैं, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त कर कर रहूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अध्याय 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम चलते हैं जो प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाएगा, अर्थात हमारे 2 नंबर को पक्का करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? लिखिए। उत्तर, कार्यपालिका 3 प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार 2 सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। पहला, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, और दूसरा, एक व्यक्ति के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। तो जो पहला प्रकार है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर, इसमें कार्यपालिका जो होती है वो होती है संसदीय कार्यपालिका, और दूसरी अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, तीसरी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। जो संसदीय कार्यपालिका है वो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली है, और जो अर्ध अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है वह एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो आपको लिखना है कार्यपालिका 3 प्रकार की होती है, संसदीय कार्यपालिका, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया है, जहां पर कार्यपालिका 2 प्रकार की है, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिकी शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो इस प्रकार से यह आपका प्रश्न समाप्त होता है। अब दूसरा प्रश्न है आपका, संसदीय कार्यपालिका का अर्थ लिखिए। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ लिखिए। इसका उत्तर होगा, संसदीय कार्यपालिका ऐसी कार्यपालिका को कहते हैं जो कि संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। संसदीय कार्यपालिका ऐसी कार्यपालिका को कहते हैं जो कि संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, जहां राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का मुखिया होता है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में निहित हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। संसदीय कार्यपालिका उस कार्यपालिका को कहते हैं जहां पर संसद के बहुमत के समर्थन पर कार्यपालिका निर्भर होती हो और जहां का राज्य प्रमुख नाम मात्र का होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में होती है। ऐसी व्यवस्था को संसदीय कार्यपालिका कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही से क्या तात्पर्य है? उत्तर आप देखिए, नोट करिए। स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही का तात्पर्य
व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं और जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक बार और बता रहा हूं, आप नोट करिए। स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही का तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं और जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब चौथा प्रश्न है अध्याय 4 का। राष्ट्रपति बनने हेतु कोई 2 योग्यताएं लिखिए। उत्तर, भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, यानी कि कम से कम 35 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरा भी बता देता हूं, 2 ही पूछिए। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पात्र हो। चौथा, किसी भी न्यायालय द्वारा उसे पागल दिवालिया घोषित ना किया गया हो। पांचवा, उस पर कोई न्यायालयीन प्रकरण दर्ज ना हो। और अंतिम, निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य समर्थक और 50 सदस्य उसका प्रस्ताव करते हों। इन सभी योग्यताओं को पूरा करने वाला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। प्रश्न 5 और अंतिम प्रश्न इस अध्याय का। नौकरशाही पर संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तर, नौकरशाही को नागरिक सेवा भी कहते हैं। इसमें प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन शामिल होता है। यह सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। ये प्रशिक्षित और प्रवीण होते हैं। ये नीतियों को बनाने और उसे लागू करने में मंत्रियों को सहयोग प्रदान करते हैं। इनसे अपेक्षा की जाती है कि ये राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ और निष्पक्ष रहें, ताकि कोई भी सरकार आने पर उसके अनुरूप नीतियों का निर्माण कर सके। ये अखिल भारतीय सेवा से चुने जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो नौकरशाही एक ऐसी संस्था या प्रशासनिक प्रणाली को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, जिसमें गैर निर्वाचित व्यक्तियों को एक संस्था के रूप में संचालन का काम सौंपा जाता है। नौकरशाही कहलाता है। नौकरशाही शब्द जो है वो फ्रांस का शब्द है, जिसका अर्थ होता है लिखने वाली मेज। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा अध्याय 4 कार्यपालिका के 2 अंक वाले प्रश्न समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने कॉपी में उत्तर नोट करे होंगे। अब प्रतिदिन मैं आपको लघुत्तरीय प्रश्न हल कराऊंगा। कल हम अध्याय 5 विधायिका के प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्रश्न है, मंत्रियों की कितनी श्रेणी होती है? भारत में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? आपको मंत्रियों की श्रेणी बताना है। मुझे आपके कमेंट का, आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। आप यूं ही हमारी इस सीरीज को सपोर्ट कीजिए। प्रतिदिन आपके लिए एक नया वीडियो होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे 29 अंक पूरे हुए। हम बहुत जल्द ही अपने पासिंग मार्क्स
पूरे करेंगे और फिर हम हमारे बोनस अंक 100 तक लेकर जाएंगे। बस आप यूं ही वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सभी से विदा चाहूँगा। बाय बाय, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.